5 अक्टूबर 2024 और एडेक्सल फिजिक्स में हम लोग इस वक्त यूनिट 4 में कैपेसिटर का टॉपिक कर रहे हैं। और कैपेसिटर की हम लोग तकरीबन 3 क्लासेस पहले कर चुके हैं और उन 3 क्लासेस में पीएमटी की पूरी शीट सॉल्व कर चुके हैं जिसमें 15-16 सवाल थे। आज हम उससे आगे चलना चाहते हैं। तो चलिए जनाब, देखिए आपके सामने स्क्रीन के ऊपर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है और इस क्वेश्चन में एक रेजिस्टर है, एक कैपेसिटर है। इट इज कॉल्ड आरसी सर्किट। और आरसी सर्किट में एक 2 एमीटर लगे हुए हैं। ठीक है जी। क्वेश्चन ये है सबसे पहला कि हमने इस स्विच को क्लोज कर दिया और कह रहे हैं डिटरमिन द वैल्यू इनिशियल वैल्यू ऑफ करंट ऑन द ग्राफ इज कंसिस्टेंट। जो ग्राफ के अंदर करंट की इनिशियल वैल्यू नजर आ रही है, क्या वो सही है? तो भाई जब आप इस स्विच को क्लोज करोगे तो ज़ाहिर सी बात है करंट का फ्लो होगा। करंट की फ्लो में आपको याद है ये 5 वोल्ट ना, पूरा का पूरा 5 वोल्ट रजिस्टर पर आ जाता है और रजिस्टर में से करंट पास होना शुरू हो जाता है। जब बेटा रजिस्टर से करंट पास होगा तो हम सीधा सीधा लगाएंगे ओम्स लॉ। तो बेटा अब्दुल्ला आप हमारी हेल्प कीजिएगा कैलकुलेटर चलाने में। V इज इक्वल टू आई आर। बेटा वोल्टेज है 5, करंट कैलकुलेट करना है, रेजिस्टेंस है 33 किलो ओम। तो किलो की वजह से बेटा मैंने 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप 5 को बेटा 33,000 से डिवाइड करें और हमें बेटा बताएं करंट की क्या वैल्यू आ रही है और क्या ये करंट की वैल्यू 0.5 मिली एम्पियर से मैच करती है। 0.15 नहीं आ रहा? अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, मैं समझ गया। अरे जनाब, ये मुझे अब्दुल्ला बता रहे हैं कि सर जब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो ये आ रहा है 1.5 एक्सपोनेंट -4 एम्पियर। इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 0.15 मिली एम्पियर। तो इसका मतलब है यस, जो वैल्यू है ग्राफ की वो इसके साथ कंसिस्टेंट है। अच्छा जी। उसके बाद क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि एक्सप्लेन हाउ द करंट ऑन एम मीटर A2 वुड वेरी ओवर द सेम टाइम इंटरवल। क्या मतलब? आपको पता होगा कि जब आर सी सर्किट में हम स्विच ऑन करते हैं तो करंट की वैल्यू शुरू में बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि पूरा पूरा वोल्टेज रजिस्टर पर आया हुआ होता है। फिर वोल्टेज भी कम होने लगता है, करंट भी कम होने लगता है। करंट का कम होना इन्होंने एम मीटर नंबर 1 को ग्राफ के ऊपर प्लॉट किया हुआ है। कह रहे एम मीटर 2 में भी करंट उसी तरह से वेरी कर रहा होता है। तो ऑब्वियसली भाई एमीटर नंबर 2 सीरीज में लगा हुआ है और अब सीरीज में लगा हुआ है एमीटर नंबर 2, तो जितना करंट का वेरिएशन एमीटर नंबर 1 से होगा उतना ही एमीटर नंबर 2 से होगा। तो बेटा मैंने लिखा एमीटर नंबर 1 एंड एमीटर नंबर 2 आर कनेक्टेड इन सीरीज। और बेटा अगर दोनों सीरीज में कनेक्टेड है, आर कनेक्टेड इन सीरीज, सो same variation of current through A2 as A1। एम्पियर मीटर नंबर 1 से जितनी वेरिएशन हो रही होगी सर उतनी ही एमीटर नंबर 2 से हो रही होगी। तो इसमें ऐसी कोई खास बात नहीं है। ठीक है जी। कह रहे कैपेसिटेंस निकालें। क्वेश्चन है कैपेसिटेंस निकालें। अच्छा जी, कैपेसिटेंस निकालें। कैपेसिटेंस के लिए इन्होंने करंट का ग्राफ दिया हुआ है। सर अब करंट का ग्राफ दिया हुआ है ना, तो हम लोग इसमें फार्मूला लगाएंगे। यार मैं फार्मूला ना इधर लगाने में हिम्मत नहीं कर रहा, मुझे फिर बहुत ज़्यादा नीचे स्क्रॉल करना पड़ेगा। तो मैंने फार्मूला लगाया टी अपॉन आर सी। बेटा आया मैंने आपकी क्लास में इसी शक्ल में फार्मूला पढ़ाया था, तो वही फार्मूला यहाँ दोबारा लिख रहा हूँ। टी अपॉन आर सी इज इक्वल टू एल एन आई नॉट अपॉन आई। ठीक है जनाब। अच्छा बेटा टी कैलकुलेट करना है। आर सी डिवाइड है, आर सी को भी उधर भेज रहा हूँ मैं। आर है रजिस्टर, बेटा रजिस्टर है 33,000।
कैपेसिटर, सर कैपेसिटर तो कैलकुलेट करना है, कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना है। उसके बाद है बेटा एल एन, ये बेटा मैंने लिखा है एल एन। आई नॉट होता है इनिशियल करंट, इनिशियल करंट तो सर अभी भी हमने चेक करा है 0.15 एक्सपोनेंट -3, या जो भी आपने इस तरह से लिखा वो नंबर। अच्छा, फाइनल करंट को ना टाइम की कॉरिस्पॉन्डिंग मुझे इसमें से उठाना है। तो अब्दुल्ला आप मुझे मशवरा दें, मैं आपके मशवरे पे चलूंगा क्योंकि सॉल्व आप ही करेंगे। इस ग्राफ के ऊपर कौन सा दूसरा पॉइंट उठा लूं, फिर उसी का कॉरिस्पॉन्डिंग टाइम और उसी का कॉरिस्पॉन्डिंग करंट लेके सॉल्व करेंगे हम लोग। जी अब्दुल्ला, आप हमें मशवरा दीजिए कौन सा वाला ले लें। हाँ, आप सही कह रहे हैं। अगर मैं ये वाला पॉइंट उठा लूँ ना, तो ये वाला जो है इधर से 0.1 पढ़ने में सिंपल है, और इधर 1 2 3 3 सेकेंड होगा। बिल्कुल सही अब्दुल्ला आपने कहा। तो सर टाइम को ले लेते हैं हम लोग 3 सेकेंड, और इधर से हम करंट को उठा लेते हैं 0.1। ठीक है, मिली से मिली वैसे ही कट जाएगा, तो मैंने खामा खाई में लिखा। अच्छा जी, मिली से सर मिली कट जाएगा। अब अब्दुल्ला आपकी बारी है भाई, सी निकाल लेंगे। और बेटा आयमा, आप लोग भी कैलकुलेटर चलाएं ताकि आपको इस फॉर्मूले के साथ आपकी जान पहचान अच्छी हो जाए। यू आर कैलकुलेटिंग सी। क्या हो गया अब्दुल्ला भाई? ठीक है जी, बिल्कुल सही आपने बताया। और यूनिटों की फेरेड। ठीक है जी। और अगर इसको माइक्रो फेरेड में करना चाहें, तो मेरे ख्याल में मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा कि मैं इसको 224 या 220 माइक्रो फेरेड बोलूँ। ऑल्दो की मार्किंग इसकी मैं आपको 2.24 वाले ही आंसर पढ़ा रहा हूँ। अच्छा जी, उसके बाद कह रहे हैं कि आप चार्ज कैलकुलेट करें कैपेसिटर का 30 सेकेंड लेटर। अच्छा ये बताइए, जब 30 सेकेंड गुजर जाएंगे, तो 30 सेकेंड गुजरने पर करंट कम होते 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 जीरो हो गया। आप समझ गए, करंट जीरो होने का मतलब कैपेसिटर ने अपने आप को फुल चार्ज कर लिया। कैपेसिटर सर 5 वोल्ट पे पहुंच चुका है। जब कैपेसिटर 5 वोल्ट पे पहुंच जाता है तभी तो सर्किट का करंट जीरो हो जाता है, क्योंकि ये 0 वोल्ट पर आ गया होगा। ठीक है जनाब, ये 0 वोल्ट पर आ गया, करंट खत्म, वोल्टेज खत्म, कैपेसिटर फुल पे पहुंच गया। और जब कैपेसिटर फुल पे पहुंच गया, तब चार्ज कैलकुलेट करना कोई मुश्किल काम नहीं होगा। Q इक्वल टू सी वी। सी जो अब्दुल्ला ने निकाला वो 224 एक्सपोनेंट -4 वाली, और वोल्टेज 5 वोल्ट वाली। हमें अब्दुल्ला बताइए कितना चार्ज आ जाएगा बेटा। सही। अच्छा जी, इसको इन्होंने लिखा है 1.1 एक्सपोनेंट -3। ठीक है जनाब, 1.1 एक्सपोनेंट -3 चार्ज है, इसलिए इसकी यूनिट होगी कूलम। चार्ज आ गया Q इक्वल टू सी वी से, फिर पूछ रहे हैं एनर्जी बताएं। तो सर एनर्जी का फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर। बेटा जहाँ लिखा हुआ है सी, तो सी की जगह लिखेंगे 1.1। नहीं नहीं सर, ये सी नहीं है, सी तो आपने पहले निकाला था, सीधा 224। और वोल्टेज था, जब वो 5 वोल्ट पे पहुंच जाएगा तभी उसका मैक्सिमम एनर्जी का नंबर बनेगा।
हाफ सी वी स्क्वायर से करें या किसी भी फॉर्मूले से कर लें, तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा 2.8 एक्सपोनेंट -3 कूलम। तो आपस की बात है अब्दुल्ला, ये पूरा का पूरा सवाल बहुत ही सिंपल निकला। हम लोगों ने पीएमटी में जो सवाल करे थे वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल थे, और अगर इसके अंदर हम सारे के सारे पार्ट्स देखें, पार्ट ए पार्ट बी में थोड़ा सा शायद सोचने का मौका मिले, ऑल्दो के एक्सप्लेनेशन आसान है। पार्ट सी पार्ट डी पार्ट ई सब आसान थे। नीचे बेटा मैंने मार्किंग स्कीम भी कॉपी पेस्ट मार दी है, आप क्रॉस चेक बाद में भी कर सकते हैं। नाउ अक्टूबर 2021, अक्टूबर 2021 में क्या हो रहा है सर, हो ये रहा है कि कोई इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, और उस इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को इन्होंने किसी बैटरी के साथ कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है, जब बैटरी के साथ कनेक्ट किया हुआ है तो जाहिर सी बात है कैपेसिटर भी अपने आप को चार्ज कर रहा है। कैपेसिटर सीरीज में नहीं लगा हुआ, ऐसा नहीं है कि जब वो फुल भर जाएगा तो सर्किट को ब्लॉक कर देगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो अपने आप को फुल चार्ज करके बैठा हुआ होगा कैपेसिटर, और इसका वोल्टेज 12 वोल्ट पर आया हुआ होगा। ठीक है जनाब। अच्छा, अब हुआ ये कि बाज़ औक़ात हो सकता है किसी गलती से या जानबूझकर, ये कह रहे हैं हम, किसी वक्त अचानक अगर ये स्विच किसी वजह से ओपन हो जाए, और फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम ये जो स्विच है ये ओपन हो जाए, तो भाई जैसे ही स्विच ओपन होगा तो जाहिर सी बात है सर, इस इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का इस बैटरी के साथ कनेक्शन टूट जाएगा। और अगर कनेक्शन टूट गया तो क्या इलेक्ट्रॉनिक जो सर्किट है, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलर है, वो स्विच ऑफ हो जाएगा? तो इसका आंसर है, क्वेश्चन को अगर गौर से पढ़ें तो कह रहे हैं एक्सप्लेन हाउ दिस सर्किट कैन मेंटेन पावर टू इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलर इफ द स्विच इज ओपन फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम। तो सर होगा ये कि अगर ये स्विच थोड़ी देर के लिए भी ओपन रह गया, तो ये जो कैपेसिटर है ना, ये कैपेसिटर ये कैपेसिटर एज अ सोर्स काम करने लगेगा, और इसने जितना चार्ज स्टोर किया हुआ है वो एज अ पावर सप्लाई उसको दे देगा। लेकिन ऑब्वियसली ये बहुत देर तक नहीं चलेगा। आपको पता है कैपेसिटर जो होता है उसके अंदर जितना चार्ज स्टोर हुआ हुआ होता है उसकी एक बहुत छोटी सी कैपेसिटेंस होती है। उस कैपेसिटेंस के अकॉर्डिंगली थोड़ी देर तक वो उसको करंट देता रहेगा, और उसके बाद फिर वो स्विच ऑफ हो जाएगा। तो थोड़ी देर तो काम निकाल देगा, थोड़ी देर तो निकाल देगा। तो इसके अंदर बेटा मैं यही बात कहना चाह रहा हूँ, इसलिए मैंने इसको कॉपी पेस्ट नहीं मारा, कि कैपेसिटर ने अपने अंदर चार्ज और एनर्जी स्टोर की हुई होती है। जिस टाइम पर ऐसा हुआ तो कैपेसिटर डिस्चार्ज हो जाएगा उस कंट्रोलर के ऊपर, और ये काम बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होगा। ये काम बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होगा, और जो चार्ज और एनर्जी है जो इसमें स्टोर हुई हुई होती है वो बहुत लिमिटेड होती है, और ये लास्ट करती है फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो मैंने मार्किंग स्कीम से आपको बेटा इसका आंसर पढ़वा दिया है कि अगर ऐसा हुआ कि स्विच बीच में से ओपन हो गया, तो जनाब ये जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर ने अपने अंदर चार्ज और एनर्जी स्टोर की हुई है। उस एनर्जी को, उस चार्ज को इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलर को वो प्रोवाइड करेगा, बट फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि उसके पास जो एनर्जी स्टोर हुई हुई होती है वो बहुत थोड़े से टाइम के लिए, यानी लिमिटेड एनर्जी होती है। और सेट अब लिमिटेड एनर्जी होती है तो ऑब्वियसली थोड़ी देर तक ही चलेगी। तो बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है, इसमें ऐसी कोई खास बात नहीं थी। अलबत्ता ये कैलकुलेशन वाला सवाल आपको लेकर आ गए, और अच्छी बात इसमें ये है कि उन्होंने खुद ही सारे नंबर लिख के दे दिए, आपको कुछ सोचने का मौका नहीं दे रहे। सर इनिशियल वोल्टेज है 12 वोल्टेज। ठीक है जनाब, मैं इसको यहाँ लिखना चाह रहा हूँ। ओरिजिनल वोल्टेज है बेटा 12 वोल्ट, और जब मतलब डिस्चार्ज होगा, स्विच ओपन होगा और कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा होगा, तो सवाल है कितना टाइम लगेगा कि सर फाइनल वोल्टेज गिरकर 4 वोल्ट पर आ जाए। ठीक है जनाब, ये उन्होंने आर दिया हुआ है, ये उन्होंने सी दिया हुआ है, टाइम कैलकुलेट करना है, और हम चाहते हैं कि ये फार्मूला आपको याद हो जाए, इसलिए टी अपॉन आर सी एल एन आई नॉट अपॉन आई, बल्कि वी नॉट अपॉन वी पे जाना पड़ेगा, वी नॉट अपॉन वी पे जाना पड़ेगा। तो बेटा अगर हम वी नॉट अपॉन वी पे जाते हैं तो बेटा आप हमें सॉल्व करके बताइए अब्दुल्ला कितना टाइम लगेगा।
बट हम आज आपके लिए हम रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं, अगर आप घर से बाहर हैं तो कोई मसला नहीं है, आपको इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग क्लास के बाद मिल जाएगी। और अगर आप हमें सुन सकते हैं, क्लास कर सकते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा बेटा, टाइम इज इक्वल्स टू टाइम अपॉन आर सी इज इक्वल्स टू एल एन वी नॉट अपॉन वी। सर सारी वैल्यूज तो दी हुई हैं। आर है बेटा 470, सी है 47 मिली फेरेड, एल एन सर कैलकुलेटर का बटन है, फाइनल इनिशियल वोल्टेज था 12 वोल्ट, फाइनल वोल्टेज हम चाहते हैं 4 वोल्ट, और सॉल्व करके निकालना है टाइम। सिर्फ कैलकुलेटर चलाना है आपने बस। 24.3। अच्छा बेटा और आगे चलते हैं। कह रहे हैं जनाब कि जो स्विच है ये t इज इक्वल्स टू 0 सेकेंड से t इज इक्वल्स टू 20 सेकेंड तक, ठीक है जनाब। द स्विच इज क्लोज्ड एट t इज इक्वल्स टू 0 एंड देन ओपन एट 20, यानी 0 से 20 तक क्लोज है, 20 पर खोल दिया। तो सर अब 0 से 20 सेकेंड तक क्लोज्ड है, ये स्विच 0 सेकेंड से 20 सेकेंड तक क्लोज्ड है। सर अब ये क्लोज्ड है ना, तो ये करंट पास कराता रहेगा, करंट पास कराता रहेगा फर्स्ट 20 सेकेंड्स तक। सर करंट पास कराता रहेगा, ठीक है। और जब फर्स्ट 20 सेकेंड तक करंट पास कराता रहेगा तो इसका ग्राफ फर्स्ट 20 सेकेंड तक तो बेटा ऐसा बनेगा, ठीक है ना। फर्स्ट 20 सेकेंड तक ग्राफ बेटा ऐसा बनेगा। उसके बाद कह रहे हैं कि फिर उन्होंने सर्किट स्विच ओपन कर दिया। तो अभी हमने कहानी आपको सुनाई कि जब ये स्विच ओपन होगा तो कैपेसिटर डिस्चार्ज होने लगेगा। और सर जब कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा होगा तो अब करंट की वैल्यू एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होगी, करंट की वैल्यू एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होगी। और अगर हमने पूरा प्रॉपरली सॉल्व किया हुआ हो आर इंटू सी से, तो टाइम कांस्टेंट निकाल कर इसको 5t वाले टाइम के ऊपर पूरा करंट जीरो भी करा सकते हैं आप। नंबर वन। नंबर टू, करंट की सबसे, क्योंकि क्वेश्चन है 4 नंबर का, 4 नंबर का क्वेश्चन है, तो मेरा अपना ज़ाती ख्याल तो ये है कि इतना से काम पे काम ना चलाएं। आप ये देखिए इसने रजिस्टर लगाया हुआ है 470 का, 470 का रजिस्टर है। अगर 470 का रजिस्टर है, अब्दुल्ला डिवाइड करके बताना, 12 अपॉन 470, तो 0 और इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 26 मिली एम्पियर। तो एक बात तो मैं ये शो करना चाहूंगा कि करंट की मैक्सिमम वैल्यू 26 मिली एम्पियर होगी, नंबर वन। नंबर टू, मैं एक और काम करना चाहूंगा कि मैं आर और सी को करूंगा मल्टीप्लाई, आर और सी को मल्टीप्लाई। आर है 470, सी है 47 मिली, मल्टीप्लाई करके बताना अब्दुल्ला क्या आ जाएगा। आपकी मार्किंग स्कीम में उसने ये वाला काम तो किया है, जो मैं कर रहा हूँ ये वाला ये काम नहीं किया हुआ उसने। सर मल्टीप्लाई करके बता कितना टाइम आ रहा है। मैं इसकी वजह बताता हूँ, पहले बता कितना है, 22.1। अच्छा 22.1 है ना अगर, तो यानी कि 22.1 पर, यानी इस 20 से 22.1 तक जो चार्ज होगा ना, ये जो करंट होगा, वो ऊपर से इतना नीचे आएगा। और अगर मैं इसको 5t पे लेके जाऊं तो वाई एक्सिस पे जगह है ही नहीं, एक्स एक्सिस पे जगह है ही नहीं। मैं अब्दुल्ला ये करना चाह रहा था, टाइम की अगर कोई ऐसी छोटी सी वैल्यू आती ना, तो 5 से मल्टीप्लाई कर आगे ना, मैं उस टाइम के ऊपर करंट को जीरो पे लाके टच करा देता, ठीक है ना। लेकिन ये करंट की वैल्यू जो टाइम आया है इतना बड़ा आ रहा है 22.1, कि 22.1 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूं तो मैं एक्स एक्सिस के ऊपर इस चीज को शो कर ही नहीं सकता। इसीलिए जो मार्किंग स्कीम वाला है उसने भी एक्स एक्सिस पे ग्राफ को टच नहीं कराया है, उसने बस ऐसे ही लाके छोड़ दिया है, ऐसे ही लाके छोड़ दिया। ठीक है अब्दुल्ला, तो आप मेरी बात समझ रहे हैं कि हमने क्या करा है। सर आपने आपने इस वाले जो करंट की वैल्यू थी, इस करंट की वैल्यू को पूरा जीरो तक नहीं पहुंचाया है, पूरा जीरो तक नहीं पहुंचाया है। अलबत्ता जो टाइम कांस्टेंट हम लोगों ने निकाला है, ये देखिए इसने लिखा हुआ है टाइम कांस्टेंट तकरीबन 24, ठीक है ना। तो इसके अंदर ये बोल रहा है कि टाइम कांस्टेंट जो आपके पास वैल्यू आ रही है, इस वैल्यू से आप क्या करें, जो भी करंट की मैक्सिमम वैल्यू उसको 1/3 ड्रॉप कर दें। तो ये 1/3 से तो मेरे ख्याल में ज्यादा ही ड्रॉप कर दिया उसने, यहाँ तक 1/3 ड्रॉप कराया है इसने। 26 का 1/3 कितना होगा बेटा, तकरीबन 8।
हाँ तकरीबन 8 तक लेकर आया, उसके बाद फिर इसने ऐसे ही छोड़ दिया। ठीक है ना। तो क्या आपको मेरी बात समझ में आई? पहला काम, सर जो करंट की जो ग्राफ की शेप है ना, फर्स्ट 20 सेकंड तक कांस्टेंट, फर्स्ट 20 सेकंड के बाद कर्व एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रहा है। एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होने में जो मैंने टाइम कांस्टेंट की वैल्यू निकाली, जिसको उसने तकरीबन 24 सेकंड लिया है, तो उस 24 सेकंड को उसने कहा है कि जो भी करंट की मैक्सिमम वैल्यू, उसको तकरीबन वन थर्ड गिरा दे। तो ये मैंने तकरीबन वन थर्ड गिराया, उसके बाद बस ऐसे ही एक्स्ट्रा ग्राफ बनाया, और कुछ भी नहीं है। तो ये हमने क्वेश्चन ये वाला भी अल्हम्दुलिल्लाह परफेक्ट कंप्लीट कर लिया है। और इसमें भी पूरे सवाल में कोई इतनी मुश्किल बात नहीं आई जितनी मुश्किल बातें हम लोग पीएमटी की शीट में देख चुके हैं। अब्दुल्ला भाई ये बात माने, इसके सवाल ज्यादा आसान है। अच्छा जी, नाउ क्वेश्चन नंबर 11। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 11 जो है, इसके अंदर दो कैपेसिटर हैं जो कि पैरेलल लगे हुए, पैरेलल लगे हुए। और अगर पैरेलल लगे हुए ना भाई, तो मुझे थोड़ी सी थ्योरी यहाँ पर अलग से पढ़ाना चाहिए। और वो थ्योरी है कि कैपेसिटर्स का पैरेलल कनेक्शन और कैपेसिटर्स का सीरीज कॉम्बिनेशन। मतलब क्या है बेटा, मतलब बताने जा रहा हूँ, जरा सुनो। कहते जनाब, अगर आपके पास ये कैपेसिटर की दो प्लेटें मैंने बनाने की कोशिश की है, ये दो प्लेटें बेटा मैंने और बना दी, ये दो प्लेटें बेटा मैंने और बना दी, और जब मैं एक लाइन बड़ी और एक लाइन छोटी बनाऊं, तो उसका मतलब होता है ये सेल है, इसका मतलब होता है ये सेल है। अच्छा जी, अब अगर मैं आपसे कहूं कि मैंने कैपेसिटर को इस तरह कनेक्ट किया कि सेल का प्लस और सेल का माइनस बैटरी के साथ, सॉरी, कैपेसिटर की दोनों प्लेटें बैटरी के प्लस माइनस के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है। आप देखिए, डायरेक्टली हर प्लेट प्लस से डायरेक्ट कनेक्ट है, और हर प्लेट माइनस से डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो याद रखिएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में सब पर वोल्टेज सेम आता है, सब पर वोल्टेज सेम आता है। ठीक है। अच्छा सर, चार्ज, तो याद रखिएगा चार्ज, वैसे तो हमने पढ़ा है कि चार्ज वोल्टेज पर डिपेंड करता है। ठीक है, चार्ज वोल्टेज पर डिपेंड करता है। पर याद रखिएगा, पूरा फार्मूला होता है Q इक्वल टू सी वी। Q इक्वल टू सी वी, ये जो सी है ना बेटा, सी, ये सी डिपेंड करता है प्लेटों के एरिए पर, प्लेट्स के एरिए पर, और प्लेट्स के बिटवीन डिस्टेंस पर। क्या मतलब, अगर मैं अपने घर में लगे हुए पंखे का कैपेसिटर देखूं, तो उसमें इतनी छोटी प्लेटें लगी हुई होती हैं कि मेरी फिंगर और थंब के बिटवीन में कैपेसिटर छोटा सा हाथ में आराम से आ जाता है। लेकिन अगर मैं घर में लगे हुए एसी का कैपेसिटर देखूं, तो वो पानी के गिलास के बराबर होता है। यानी एसी को करंट ज्यादा चाहिए, प्लेटें उसमें बड़ी बड़ी होती हैं, बड़ी प्लेटें, एरिया ज्यादा, कैपेसिटेंस ज्यादा। तो कहना ये चाहता हूं कि अगर ये तीनों कैपेसिटर डिफरेंट कैपेसिटी के हैं, एक छोटा कैपेसिटर है पंखे का, एक बड़ा कैपेसिटर है मोटर का, एक उससे बड़ा कैपेसिटर है एयर कंडीशन का, तो तीनों की कैपेसिटीज डिफरेंट है। और अगर तीनों की कैपेसिटीज डिफरेंट है, तो याद रखिएगा तीनों में आने वाला चार्ज भी डिफरेंट होगा। ठीक है जनाब। और ये जो चार्ज है सर, ये चार्ज आ रहा है बैटरी से, और अगर चार्ज बैटरी से आ रहा है, तो यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, बैटरी से चार्ज आ रहा है जो कैपेसिटर नंबर वन, कैपेसिटर नंबर टू और कैपेसिटर नंबर थ्री में स्टोर हो रहा है। ठीक है जनाब। अच्छा, अब जहां जहां बेटा क्यू लिखा हुआ है, अगर मैं हर क्यू की जगह सी वी लिख दूं, तो अभी अभी मैंने आपसे कहा ये कैपेसिटर नंबर वन है, ये कैपेसिटर टू है, ये कैपेसिटर थ्री है। सर सब में सेम वोल्टेज है। अगर सब में सेम वोल्टेज है, तो पूरी इक्वेशन को ना सेम वोल्टेज से डिवाइड कर दो। वोल्टेज सबका सेम है। क्यों सेम है? सर वोल्टेज आता है बैटरी से, बैटरी का वोल्टेज वी, सबका कनेक्शन बैटरी से डायरेक्ट, सबके ऊपर वोल्टेज सेम। सर पूरी इक्वेशन में वोल्टेज सब जगह सेम है, सारे वी कैंसिल हो जाएंगे। और अब सारे वी कैंसिल हो जाएंगे, तो बड़ी सिंपल सी बात है कि जब कैपेसिटर्स पैरेलल लगे हुए होते हैं, जब कैपेसिटर्स
पैरेलल लगे हुए होते हैं तो उनकी टोटल कैपेसिटेंस उन सब की कैपेसिटीज के सम के बराबर होता है। पैरेलल में यानी अगर देखा जाए तो रेजिस्टर वाले फार्मूले का उल्टा फार्मूला है। ठीक है ना। पैरेलल में सबकी कैपेसिटी सिंपली ऐड हो रही है और आगे चलकर यकीनन हम आपको सीरीज भी करा देंगे, आज ही करा देंगे। तो सीरीज का बेटा फार्मूला होता है 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। और मेरी आदत है कि मैं इसको एलसीएम लेकर बच्चों से डायरेक्ट ही करवा देता हूँ। और डायरेक्ट मेरा हमेशा तरीका ये होता है कि दोनों को प्रोडक्ट करें और दोनों के सम से डिवाइड कर दें। तो ये सीरीज वाला फार्मूला है। तो मैं आपको सीरीज की भी क्वेश्चन करा दूंगा। अलबत्ता अभी जो क्वेश्चन मेरे पास सामने पड़ा हुआ है वो पैरेलल का है। और पैरेलल में जो मोटी मोटी बातें बेटा वो क्या है पैरेलल में? सर पहली बात, पैरेलल में हर कैपेसिटर का सर वोल्टेज सेम होगा, नंबर वन। नंबर टू, पैरेलल में सबके ऊपर चार्ज उनकी कैपेसिटीज के लिहाज से होगा, किसी में कम चार्ज किसी में ज्यादा चार्ज। नंबर थ्री, टोटल कैपेसिटेंस तीनों के सम के बराबर होंगे। आइए इस बात को लेकर इस क्वेश्चन में आ जाते हैं। क्वेश्चन बेटा ये है कि काफी लंबा सवाल लग रहा है, नहीं अच्छा ये सवाल ये रहा। जनवरी 2021 पहली बात पूछ रहे हैं, बताइए पूरे सर्किट का टोटल टोटल चार्ज टोटल चार्ज कितना होगा। तो भाई टोटल चार्ज के लिए Q इक्वल टू सी वी का ही फॉर्मूला मैं लगाना चाहूंगा, लेकिन उसके लिए मुझे पहले चाहिए टोटल कैपेसिटी। टोटल कैपेसिटी कैसे आएगी? तो टोटल कैपेसिटी में मैं थोड़ा सा ये सोच के कंफ्यूज हूँ कि आपके एडेक्सल में सीरीज पैरेलल है या नहीं। क्योंकि मैं सीरीज पैरेलल के बगैर भी क्वेश्चन तो कर सकता हूँ, क्योंकि दोनों पे वोल्टेज 6 वोल्ट आ रहा है। अगर दोनों पे वोल्टेज 6 वोल्ट आ रहे हैं, बेटा तुम लोग तो कॉलेज वाले हो ना दोनों, मुझे बताओ सीरीज पैरेलल तुम्हें कॉलेज के टीचर ने पढ़ाया है क्या? अब्दुल्ला तुम बताओ पहले। अब्दुल्ला सीरीज पैरेलल पढ़ाया है? अच्छा यहाँ पहुंचे नहीं हो। अनाबिया तुम्हारे तो खत्म हुआ है, सीरीज पैरेलल पढ़ाया है उन्होंने? अनाबिया मुझे लगता है क्लास में नहीं है। अरे चले जनाब, मैं तो इसको पहले यूं कर रहा हूँ पैरेलल वाला फार्मूला। सर पैरेलल वाला फार्मूला होता है C1 प्लस C2। सर C1 है 32, C2 है 32। टोटल कैपेसिटी हो गई 64 माइक्रोफेरेड। अब्दुल्ला भाई पैरेलल के अंदर टोटल कैपेसिटेंस होती है 64 माइक्रोफेरेड। टोटल कैपेसिटेंस आ गई, अब टोटल चार्ज निकालो। सर Q इक्वल टू सी वी। ठीक है जनाब। C 64 है, माइक्रो में ही आंसर दे दूंगा। वोल्टेज 6 वोल्ट है, माइक्रो भी लिख दो ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो अब्दुल्ला बताना 64 इंटू 6 कितना बन गया? 64 इंटू, वो माइक्रो में था ना? हाँ। हाँ, तो बोलूँ ना। नहीं तो 384 हो गया बस, 384 माइक्रो फेराड हो गया। मैंने उसको एक्सपोनेंट -6 को हाथ ही नहीं लगाया, उसको ऐसे पढ़ा हुआ है। हाँ 64 इंटू 6 को राउंड ऑफ करके मैंने कर लिया 380 माइक्रो फेराड। ठीक है। अच्छा इस सवाल को मैंने इस बात को ध्यान में रखते हुए पढ़ाया है कि आपके यहाँ सीरीज पैरेलल है। और फिर मुझे याद आ रहा है मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ सीरीज पैरेलल, कभी मैंने आपको देखा ही नहीं है। तो मैं इसको दूसरे तरीके से यूं कराना चाह रहा हूँ कि अगर मैं आपसे बोलूँ यार पहले इसका चार्ज निकाल लो, सिर्फ इसका चार्ज निकालना। निकालना Q इज इक्वल टू 32, यानी कि 32 इंटू 6 प्लस 32 इंटू 6। ठीक है जनाब। इससे भी सॉल्व करोगे तो यार आंसर वही आएगा 380 माइक्रो। ठीक है ना, वही सी वी दोनों का मैंने चार्ज निकाल लिया माइक्रो में, और जो रिजल्ट आया उन दोनों को प्लस कर लिया। जब दोनों को प्लस करूंगा तो ऑब्वियसली रिजल्ट वही आएगा। तो बाय फार्मूला भी कर सकते हो और बाय विदाउट फार्मूला भी कर सकते हो। तो दोनों ही आसान है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। अच्छा उसके बाद वो कह रहे हैं कैलकुलेट टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी के लिए मैं आपको इस दफा फोर्स करूंगा कि आप इसको हाफ क्यू वी से करें। ठीक है। उसकी वजह यह है कि टोटल चार्ज अभी अभी हम लोगों ने निकाला हुआ है 380 माइक्रोफेरेड, और वोल्टेज 6 वोल्ट है। सॉल्व करोगे तो एनर्जी आ जाएगी बस, हाफ क्यू। और हाफ सी वी स्क्वायर से करोगे तो सी फिर ये वाला लेना। ठीक है बेटा, तो एनर्जी आ जाएगी हाफ क्यू वी से चार्ज 380, वोल्टेज 6,
380 एक्सपोनेंट माइनस 6 into 6 सॉल्व करेंगे तो बेटा आंसर हम इंतजार करें अब्दुल्ला के आंसर का। 1.14 एक्सपोनेंट माइनस 3 यानी मिली जूल, जो भी लिखना चाहे आप। ठीक है बेटा, तो ये टोटल एनर्जी आ गई। अच्छा, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, इतना ही क्वेश्चन था। नाउ क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर जो उन्होंने काम किया है ना, उस काम के लिए मुझे पहले थोड़ी सी बात और बढ़ाना होगी। वो बात यार ये है कि आज इस क्वेश्चन करंट है। हाँ करंट है। ये बताइए करंट की इक्वेशन हम लोग पढ़ते हैं आई इज इक्वल्स टू आई नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस टी अपॉन आर सी। ठीक है, इस क्वेश्चन में अगर आप देखो तो उसने आई के साथ एल एन लगाया हुआ है। सर अगर उसने एल एन लगा लिया तो ये बन गया एल एन आई इज इक्वल्स टू एल एन आई नॉट प्लस, प्लस तो नहीं होगा सर क्योंकि उस एल एन से ई कट जाना है, और जब एल एन से ई कट जाना है तो बाकी बचेगा माइनस का टी अपॉन आर सी, माइनस का टी अपॉन आर सी। ठीक है ना। और जब मैंने इक्वेशन इस फॉर्म में लिख ली तो मैं आपसे कहूंगा मैथमेटिक्स में बताओ y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी कोई इक्वेशन होती है? जी हाँ सर होती है। आप सर ये क्यों बात कह रहे हैं? भाई उसने ग्राफ के अंदर एक्स एक्सिस पे रखा हुआ है टाइम, ग्राफ में उसने एक्स एक्सिस पे रखा हुआ है टाइम, ग्राफ में वाई एक्सिस पे उसने रखा हुआ है एल एन आई, एक्स एक्सिस के ऊपर रखा हुआ है टाइम, वाई एक्सिस पे उसने रखा हुआ है एल एन आई। तो अब बेटा जरा नोट कीजिए कि ये है ग्रेडियंट, ये है ग्रेडियंट, और ये है वाई इंटरसेप्ट। पहले जरा इसको नोट कर लें, फिर मैं सवाल में लेके जा रहा हूँ, सवाल में पूछ के आ रहा हूँ, उस तरफ लेके जा रहा हूँ। क्योंकि मैंने क्वेश्चन में देखा वाई एक्सिस पे उसने रखा हुआ है एल एन आई, उस एल एन आई की वजह से मैंने इसके ऊपर लगा दिया पूरा ग्रेडियंट का फॉर्मूला। और अब ये इसकी शक्ल बन गई, ये इसकी इंतहा शक्ल, इससे ज्यादा और कोई मुश्किल नहीं करेगा एग्जाम में। तो क्वेश्चन यार ये है, क्वेश्चन बेटा ये है कि हमें डिफरेंट पॉइंट्स दिए हुए, तो पहले इन डिफरेंट पॉइंट से ना अब्दुल्ला आप पहले बनाओगे लाइन ऑफ बेस्ट फिट। ठीक है जनाब, लाइन ऑफ बेस्ट फिट मेरे बनाने की बस की बात नहीं है। वैसे बन तो गई है क्योंकि सारे ही पॉइंट ऑन द लाइन है। मैं समझ रहा था कोई पॉइंट आउट ऑफ द लाइन चला जाएगा। ठीक है जी, पहले बनाओगे लाइन ऑफ बेस्ट फिट। उस लाइन ऑफ बेस्ट फिट का निकालोगे ग्रेडियंट, उस लाइन ऑफ बेस्ट फिट का निकालोगे ग्रेडियंट, और जो ग्रेडियंट आएगा तो हमने कैलकुलेट क्या करना है, लिखा है वैल्यू फॉर द मार्क ऑन द कैपेसिटर इज 22.22 माइक्रोफेरेड, शो दैट दिस वैल्यू इज करेक्ट, शो दैट दिस वैल्यू इज करेक्ट। मतलब मुझे सी निकालना है, मतलब मुझे सी निकालना है, सी निकालना है। ठीक है जनाब, तो सी कैसे निकालूं? तो सर सी निकालने के लिए पहली बात तो ये कि इस ग्राफ का पहले निकालो ग्रेडियंट। सर जो ग्रेडियंट आएगा ना वो ग्रेडियंट बराबर होगा -1/RC। पहले निकालेंगे ग्रेडियंट, ठीक है जी, पहले ग्रेडियंट। तो आप लोग पहले निकालोगे इस लाइन का ग्रेडियंट, जो ग्रेडियंट होगा इट विल बी इक्वल टू माइनस का 1/RC, और आर सी में भी आर की वैल्यू गिवन है। सर आर की वैल्यू गिवन है 240 किलो ओम, ये आर हो गया। सी मैंने आपसे कहा कि आपने सी कैलकुलेट करना है, तो ये हो गया जी माइनस का 1/RC इज इक्वल टू ग्रेडियंट की वैल्यू। अब ग्रेडियंट की वैल्यू बेटा मैं मार्किंग स्कीम से देख के डायरेक्ट लिख रहा हूँ वरना टाइम थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। तो ये बन जा रहा है जनाब 0.189। ठीक है जनाब, ये आ रही है ग्रेडियंट की वैल्यू, ग्रेडियंट की वैल्यू आ रही है -0.189। अब आप नोट करो माइनस से बेटा माइनस कैंसिल हो गया, सी की वैल्यू आपने निकालनी है, और जब आप सी की वैल्यू निकालोगे तो बेटा सी की वैल्यू आ रही है 2.17 एक्सपोनेंट -5 फेरेड, और मेरे ख्याल में इसको लिखना चाहिए था 21.7 माइक्रोफेरेड।
21.7 माइक्रोफेरेड। ठीक है जनाब। तो ये क्वेश्चन का पहला पार्ट था। अच्छा इसने लिखा है 22 लाना है आपको। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। 21.7 है तो ऑब्वियसली तो 22 हो गया ना, बताइए। 22 ही हो गया तकरीबन। ठीक है जी। तो आप कह सकते हैं यस, द गिवन वैल्यू इज करेक्ट। गिवन वैल्यू इज करेक्ट। तो इस क्वेश्चन में जो नई बात अमाज भाई आप सीख रहे हैं वो ये है कि ग्राफ कभी कभी एल एन आई का भी हो सकता है। और अगर ग्राफ एल एन आई वर्सेस टाइम हुआ, अगर ग्राफ एल एन आई वर्सेस टाइम हुआ, तो इस ग्राफ का जो ग्रेडियंट होगा इट विल बी इक्वल टू -1/RC। और ये जो -1/RC है इसके अंदर आर की वैल्यू गिवन थी, सी बेटा हमने कैलकुलेट कर लिया। जी अब्दुल्ला बेटा कॉपी हो चुका है, हम आगे चलें बेटा अब्दुल्ला। ठीक है जी। अच्छा और आगे चलें तो लिखा है द कैपेसिटर वाज यूज्ड इन अ सर्किट टू टाइम अ कोलिजन। द कैपेसिटर, अच्छा 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 अच्छा, मेटल स्फेयर है, वायर है, अच्छा। द टाइम वाज यूज्ड इन अ सर्किट टू टाइम अ कोलिजन बिटवीन टू आइडेंटिकल मेटल स्फेयर। अच्छा जी यार कैलकुलेट ये करना है कि जिस टाइम के ऊपर ये स्फेयर इस स्फेयर से टकराएगा तो टकराने में कितना टाइम लगेगा, टकराने का टाइम कैलकुलेट करना है। ठीक है। और गौर से ये देखिएगा जब ये टकराएंगे, दोनों पेंडुलम टकराएंगे तो ये भी वायर है, ये भी वायर है, स्फेयर भी मेटल के हैं। सर जैसे ही दोनों टकराएंगे तो उस टाइम में ये सर्किट यहाँ से स्विच हो जाएगा, स्विच ऑन हो जाएगा। और जब स्विच ऑन हो जाएगा तो हम समझ गए कि हमें टाइम ऑफ कोलिजन कैलकुलेट करना है। अब इसके अंदर जो बातें वो कह रहे हैं उन बातों को जरा बारी बारी हम सॉल्व कर लेते हैं और सॉल्व करके फिर देखते हैं कि करना क्या है। अलबत्ता मैंने दो पेजेस को बहुत करीब करीब कॉपी पेस्ट कर दिया तो जगह नहीं है, जगह बनाने के लिए मैंने उसको थोड़ा नीचे कर दिया। अब क्वेश्चन जरा सुनिएगा। क्वेश्चन बेटा ये है कि मैक्सिमम स्पीड ऑफ स्फीयर बी आफ्टर द कोलिजन, हाइट इतनी, मास ऑफ स्फीयर इतना। अच्छा हुआ बेटा ये है कि जो स्फीयर ए है ना, इस स्फीयर को उन्होंने थोड़ा सा ऊपर उठाया है। और थोड़ा सा ऊपर उठा के, आप नजर आ रहा है स्फीयर ए थोड़ा सा ऊपर है, स्फीयर ए को थोड़ा सा ऊपर उठा के रिलीज कर दिया। जब रिलीज किया तो स्फीयर ए ने आके हिट किया, टकराया स्फीयर बी से। सर जब वो स्फीयर बी से टकराया तो कब स्फीयर बी से टकराया तो उसी पे ऊपर कैपेसिटर डिस्चार्ज हो गया। स्फीयर बी मूव टू द राइट, द मैक्सिमम हाइट एच ऑफ द स्फीयर बी above its starting position was measured। अच्छा 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 अच्छा, जब ये इसको आगे टकराएगा तो स्फीयर बी ऊपर चला जाएगा। कितना ऊपर चला जाएगा, कितना ऊपर चला जाएगा, तो वो हाइट उन्होंने मेजर कर लिया। ठीक है ना, मैंने शायद ज्यादा हाइट बना दी है। खैर जो भी हाइट होगी वो हाइट पे चला गया। तो आपको क्या मालूम करना है, स्पीड ऑफ स्फीयर बी। तो आपको पता है अगर कोई चीज मूव कर रही है तो सर उसमें काइनेटिक एनर्जी है, और अगर कोई चीज ऊपर जा रही है तो उसमें सर पोटेंशियल एनर्जी है। सर मास तो बिला वजह ही दिया हुआ है, मास से वो वहां से वैसे ही कैंसिल हो जाएगा। अब आपको निकालनी है स्पीड, टू डिवाइड है, जी से मल्टीप्लाई कर देंगे। हाइट 1.1 सेंटीमीटर है सर, मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। स्क्वायर है तो अंडर रूट कर लेंगे। सॉल्व करेंगे तो वेलोसिटी आ जाएगी। तो इस फर्स्ट पार्ट में तो सर ऐसी कोई टेक्निकल बात नहीं है जिसके लिए मैं रोकूं सवाल को। अब्दुल्ला भाई इसको मैं आपको कुछ नहीं बोल रहा, मैं कैलकुलेट मैं मार्किंग स्कीम में डायरेक्ट आंसर देके लिख रहा हूँ। कुछ भी नहीं है, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का कन्वर्जन है। यहाँ से मुझे लगता है कि कैपेसिटर वाला सवाल बनेगा। कह रहे हैं जनाब कैलकुलेट द टाइम फॉर विच द स्फेयर वर इन कांटेक्ट, जितनी देर तक वो कांटेक्ट में रहा। रेजिस्टेंस की सर्किट या आर हो गया। अच्छा बिफोर कोलिजन वोल्टेज इतना था, आफ्टर कोलिजन वोल्टेज इतना हो गया, कैपेसिटेंस इतनी है। टाइम कैलकुलेट करना है। अरे भाई ये भी कोई मुश्किल नहीं है। सर टी अपॉन आर सी, आर है 49, सर सी है 22, ये हो गया बेटा टी अपॉन आर सी इज इक्वल्स टू एल एन। इनिशियल वोल्टेज 6.18, फाइनल वोल्टेज टकराने से गिरकर 5.43। सॉल्व करोगे टी आ जाएगा। अब्दुल्ला इसको भी सॉल्व नहीं करा रहा क्योंकि इसमें भी मुझे कोई खास बात नजर नहीं आ रही। सीधा सीधा इसका आंसर आ जाएगा जी 1.39। ठीक है बेटा, टाइम आ जाएगा 1.39 और एक्सपोनेंट आ जाएगा बेटा -4। 1.39 एक्सपोनेंट बेटा -4 सेकेंड। ठीक है ना, वही टी अपॉन आर सी इज इक्वल टू एल एन वी नॉट अपॉन वी से ये रिजल्ट आ गया। अच्छा जी उसके बाद
अच्छा सवाल खत्म हो गया, आखिरी स्टेप पे हम पहुंच गए। कह रहे स्टूडेंट स्टेटेड दैट द एवरेज फोर्स फोर्स कैलकुलेट करनी है। फोर्स कैलकुलेट करनी सर, कभी भी फोर्स कैलकुलेट करनी हो ना, तो फोर्स के लिए फार्मूला होता है एम ए, या फार्मूला होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है ना। जो टाइम है सर, टाइम ऑफ कांटेक्ट है, क्योंकि इसी टाइम में एक स्फेयर ने दूसरे स्फेयर को हिट किया। ठीक है जनाब, एक स्फेयर ने दूसरे स्फेयर को हिट किया। हिट करने का टाइम कैपेसिटर वाले फार्मूले से हम लोगों ने निकाला है। तो टाइम तो बेटा ये वाला हो गया। उसके बाद मुझे चाहिए मास। तो मास ऑफ ईच स्फेयर दिया हुआ है 28। स्पीड, सर स्पीड भी हम लोगों ने ऊपर कैलकुलेट की हुई है 0.464। 0.464। ठीक है जनाब। तो ये मास, ये वेलोसिटी और ये टाइम सॉल्व करके अब्दुल्ला हमें बताइए यार, इसको सॉल्व करके बताना पड़ेगा आपको, क्योंकि इसके अंदर ना मार्किंग स्कीम में मुझे एक गड़बड़ नजर आ रही है। जी टाइम मुझे फोर्स बताइए बेटा। 93,000। या तो हम, अच्छा ये ग्राम में किलोग्राम में कन्वर्ट नहीं किया हम लोगों ने। ठीक है बेटा, किलोग्राम में कन्वर्ट नहीं किया तो बस थाउजेंड से बच जाएंगे हम लोग। ठीक है बेटा, एक किलोग्राम में कन्वर्ट हो गया तो मैंने ग्राम में छोड़ दिया था। तो मार्किंग स्कीम में आंसर लिखा 93 न्यूटन, बस नहीं है। तो एक स्फेयर ने दूसरे स्फेयर को हिट किया, और उसके हिट करने का जो टाइम है बेटा, वो सॉरी जो फोर्स है, वो फोर्स है 93 न्यूटन। अब क्वेश्चन में गौर से पढ़ो क्या कह रहे हैं। कह रहे जनाब स्टूडेंट ने कहा है कि ये जो फोर्स लगी ना, इस फोर्स की जो वैल्यू है, ठीक है जनाब, कैन नॉट बी मोर देन द वेट ऑफ स्फेयर ए। स्फेयर ए के वेट से मोर देन है। अच्छा जी, तो वेट ऑफ स्फेयर ए निकाल लो। वेट, अच्छा दोनों स्फेयर का मास तो मुझे याद है एक सेम था, तो ये हो गया एम, ये हो गया जी। एम जी, एम जी से आ जाएगा वेट। अब्दुल्ला वेट बताना कितना आ रहा है। वेट आ रहा है 0.275। 0.275। अब आप खुद देख लीजिए कि वेट है जस्ट 0.275, और जो फोर्स लग रही है वो है 93 न्यूटन। तो कह रहे हैं जो एवरेज फोर्स ऑन स्फेयर बी है, एवरेज फोर्स स्फेयर बी, बी पे जो फोर्स लग रही है कैन नॉट बी मोर देन वेट। नहीं सर, वेट से तो बहुत ज्यादा है, वेट से बहुत ज्यादा है, तो सजेशन इज इनकरेक्ट। सजेशन इज इनकरेक्ट। ठीक है जी, सजेशन इज इनकरेक्ट, क्योंकि जो फोर्स लगी कहाँ, वो 93 न्यूटन, और कहाँ जनाब ये वाली वैल्यू, इनकरेक्ट है। तो अब्दुल्ला मैंने पीएमटी की तुम्हें 15 सवाल करा दिए, और अभी मैंने ये वाली शीट भी देखी, तुम्हें सारे सवाल करा दिए। अब मेरे पास कोई सवाल कैपेसिटर का बेटा बचा नहीं है, और इस शीट के अंदर मैं एक्सपेक्ट कर रहा था खतरनाक सवाल निकलेंगे, पर ये आपस की बात है, पीएमटी में ज्यादा मुश्किल सवाल थे, ये सवाल बिल्कुल आसान थे। ठीक है ना। तो रिकॉर्डिंग को हम यहाँ पे कर